हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल बेब्स क्लासेस, जिसमें हम लोग मैथमेटिकल इंट्रोडक्शंस एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे और ग्राफ बनाना, ये सब हम लोग सीखेंगे। इस सीरीज में हम ये सब सीखने वाले हैं। मैथमेटिक्स क्या है? तो मैथमेटिक्स एक अगर बोला जाए तो फिजिक्स के लिए लैंग्वेज है। हम लोग जनरली बोलते हैं, एस सी वर्मा जी बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि अगर मैथ नहीं आता है तो फिजिक्स में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि मैथ है कि अगर आप पटना से रांची जा रहे हैं, अगर पटना से रांची जा रहे हैं और अगर आप एक नॉर्मल बस से जा रहे हैं जिसमें मतलब ना एसी लगा हो, ऐसे खटारा बस हो जिससे हम लोग जा रहे हैं, एक वो सफ़र हो गया। अब उसमें जब आप जाएंगे तो और वो कुदाते हुए ले जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि सफ़र इंटरेस्टिंग नहीं होता है। लेकिन अगर वही सफ़र को अगर एक बहुत बढ़िया बस में जाया जाए जिसमें एसी लगा हो, टीवी लगा हो, तो सफ़र क्या होता है, इंटरेस्टिंग बन जाता है और सफ़र करने में बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह का मैथ होता है। मैथ अगर देखा जाए फिजिक्स में, अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आपको फिजिक्स में हमेशा दिक्कत होगा, इंटरेस्टिंग सफ़र नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसीलिए मैथमेटिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग मैथमेटिकल इंट्रोडक्शंस करके एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। जिस सीरीज के अंदर हम लोग का एक सीरीज ही होता है जिसके अंदर हम लोग मैथमेटिकल इंट्रोडक्शंस करके एक हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। और इस सीरीज के अंदर हम लोग जितना भी मैथ जो फिजिक्स में यूज हो रहा है उस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें वेक्टर, सबसे पहले वेक्टर स्टार्ट करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन हो गया, फिर उसके बाद इंटीग्रेशंस हो गया और थर्ड हो गया ग्राफ। यानी कि ये इतना सीरीज स्टार्ट होगा और जिसमें हम लोग वेक्टर के बारे में पूरा फुल डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें आज हम लोग वेक्टर का इंट्रोडक्शंस को कवर करेंगे। वेक्टर का इंट्रोडक्शंस टोटल हम लोग यहाँ पर आज कवर करेंगे और वेक्टर के बारे में और भी आगे चलते रहेगा, जैसे एडिशंस ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशंस हो जाएगा। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे कि स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडीज करेंगे। तो क्वांटिटीज़ क्या होता है? क्वांटिटीज़ अगर हम लोग देखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होता है, फिजिकल क्वांटिटीज उसको बोलते हैं दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल्स। यानी दोज अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं कि स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया और फोर्स हो गया, वर्क हो गया, ये सब क्या होता है, मेजरेबल क्वांटिटीज होता है। और मेजरेबल क्वांटिटीज जो है उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और जो मेजरेबल क्वांटिटीज नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस एक मेजरेबल क्वांटिटीज नहीं है। सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया। हैप्पीनेस कोई मैटर नहीं रखता, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है कि अब हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि आज मैं इतना केजी हैप्पी था, 5 केजी हैप्पी था, नेक्स्ट क्लास में 10 केजी हैप्पी था। ये हैप्पीनेस इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटीज, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं लेते हैं। फिजिक्स में हम लोग हमेशा मेजरेबल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, ना कि विदाउट मेजरेबल क्वांटिटीज के बारे में। जैसे फीलिंग आपका कोई मैटर नहीं रखता है, फीलिंग इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटीज। तो फिजिक्स में फीलिंग एक मेजरेबल क्वांटिटीज नहीं है, वो मैटर नहीं करता। अब बात आता है कि मेजरेबल क्वांटिटीज में जनरली हम लोग देखते हैं कि दो क्वांटिटीज, जैसे कि अगर हम बात करें, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज उसको बोलते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude only, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, उस क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो एग्जांपल में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला चीज जो आता है मास, टेम्परेचर हो जाएगा।
उसके बाद हो जाएगा मास हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, इसके बाद आपको मास क्या है, इसको एक स्पीड हो जाएगा, स्पीड भी, और स्पीड हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, बहुत सारा है वर्क। ये सब कैसा क्वांटिटीज है, तो ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग जब भी ऐड करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज को ऐड जब भी हम लोग करते हैं तो एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, तो इसको अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजबरा करते हैं। जैसे अलजबरा का जो रूल्स होता है, अलजबरा नॉर्मली जैसे कि हमको मास को अगर किसी कंटेनर में 2 kg है और दूसरा मटेरियल्स है जो कि 5 kg का है, तो टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, 7 kg हो जाएगा। या स्पीड भी अगर बोला जाए या वर्क बोला जाए कि कोई पर्सन आया 5 जूल का वर्क डन किया, कोई दूसरा आया वो 8 जूल का वर्क डन किया, और अगर कोई नेक्स्ट आया वो -10 जूल का वर्क डन किया, तो इसको नॉर्मली कितना हो जाएगा, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 5 और 8 13, और उसमें से 10 को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 जूल। यानी कि इसको नॉर्मली लेकर हम लोग ऐड करेंगे, इसको कोई ऐसा नहीं कि ऐड करने के लिए कोई दूसरा तरीका है, इसको हम लोग नॉर्मली लेकर जैसे कि ऐड करते हैं अलजबरा को, अलजबरिक जो मैथ हम लोग पढ़ते हैं उसको जैसे ऐड करते हैं, नॉर्मल लेकर इस क्वांटिटीज़ को हमको ऐड कर देना है। लेकिन हम लोग का सिलेबस में हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ पर हम लोग का फोकस ज़्यादा रहेगा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, हम लोग का मेन टोटली फोकस रहेगा वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, अगर बात बोला जाए कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude direction as well as obeys vectors law of additions। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एज वेल एज ओबेज वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशंस। जो इसको ओबे करता है उसको हम लोग क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसको हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज आता है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज में एक चीज़ होता है डायरेक्शंस, जैसे कि विदाउट डायरेक्शंस का मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले कि मार्केट से हमको 2 kg अगर हमको एप्पल लेकर आना है, तो अब एप्पल लेकर आना है तो अब ये मार्केट हमको जाने के लिए डायरेक्शन चाहिए कि किस डायरेक्शंस में मार्केट है, और उसी डायरेक्शंस में हम लोग जाकर एप्पल को लेकर आएंगे। क्योंकि बिना एप्पल अगर डायरेक्शन नहीं मालूम है तो एप्पल को हम लोग ले आना मुश्किल है। अगर हम लोग देखिए, अगर मार्केट है ईस्ट में और हम चले गए वेस्ट में या नॉर्थ में चले गए, ठीक है 2 kg एप्पल तो लेकर आएंगे, लेकिन डायरेक्शन अगर डिफाइंड नहीं है तो हम लोग सही डेस्टिनेशंस पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसका एक बहुत सारा एग्जांपल है कि आपका डायरेक्शंस एक डिफाइंड होना जरूरी है। डायरेक्शंस लाइफ में भी हम लोग का डायरेक्शंस डिफाइंड जरूरी है, क्योंकि वर्क डन हम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और एक डायरेक्शनल वर्क डन नहीं कर रहे हैं तो वो काम करना बेकार है, क्योंकि डायरेक्शंस के बिना वो काम को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। हम लोग जनरली देखते हैं कि इसमें बहुत सारा क्वांटिटीज जो है, जैसे कि ऐसा होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शंस नहीं है। जैसे मास है, लेकिन मास का एक डायरेक्शनल क्वांटिटी जाता है वेट, वेट के पास क्या है डायरेक्शन है। अगर बात बोला जाए फोर्स के पास क्या है डायरेक्शंस है। तो ये सब जो क्वांटिटीज होता है, अब इसको ऐड जो करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ क्या करते हैं वेक्टर्स करते हैं। तो वेक्टर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग ले ले, जैसे फर्स्ट हम ले लें कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये कैसा क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटीज। वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटीज भी वेक्टर क्वांटिटीज। अगर बात बोला जाए फोर्स का, तो फोर्स भी है वेक्टर क्वांटिटी। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज में आता है। अगर इसमें अगर हम लोग और देखें कि और भी हम लोग देखें, एग्जांपल के लिए हम ले लें, तो इस तरह के क्वांटिटीज़ को, हाँ एक एग्जांपल आता है, एक एक्सेप्शंस आता है कि जैसे कि अगर बात बोला जाए
कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, दोनों हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है। तो ये क्या कैसा क्वांटिटीज है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटीज है? तो नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग इसको नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स, क्योंकि ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशंस को ओबे नहीं करता है। अगर बात बोला जाए कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को ओबे नहीं करता है। अब वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशंस क्या है? एंगल पर डिपेंड नहीं करता। हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन यानी कि एंगल पर इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करेगा, एंगल पर मैग्नीट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, 2 एम्पियर एक वायर से करंट आ रहा है, इससे आ रहा है 3 एम्पियर करंट, और इसमें जाएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर करंट होगा। ये एंगल अगर 60 डिग्री हो तो, या एंगल अगर एंगल को बदल कर अगर हम यहाँ पर अगर 80 डिग्री एंगल कर दें, और अभी भी 2 एम्पियर और ये क्या है 3 एम्पियर का करंट है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। अभी भी 5 एम्पियर का ही करंट होगा, क्योंकि ये एंगल पर डिपेंड नहीं करता, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से। जनरली इस क्वांटिटी को अगर देखते हैं तो हम लोग इस क्वांटिटीज को हम लोग टेंसर क्वांटिटीज बोल देते हैं कि क्या है, तो ये तो टेंसर क्वांटिटीज में आता है। लेकिन अगर टेंसर ना ऑप्शन में दिया हो, टेंसर नहीं दिया ऑप्शन में, तो इसको हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटीज है, हम लोग बोलने के लिए बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज, कि ये एक स्केलर क्वांटिटी। अगर ऐसा नहीं दिया हो तो, अगर मेरे पास वेक्टर और स्केलर या ऑप्शन हो, तब हम लोग स्केलर को इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद हम लोग वेक्टर्स के बारे में और जानेंगे। वेक्टर्स क्या है, अभी हम जाने कि वेक्टर्स के बारे में क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शंस हो, और वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशंस को ओबे करता हो। डायरेक्शंस होना जरूरी है। अगर डायरेक्शंस नहीं है ना, तो हम लोग कोई भी चीज़ को, जैसे कोई भी क्वांटिटीज अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कोई भी हम लोग एग्जांपल हम और भी वेक्टर्स का ले सकते हैं। जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर आपको 5 के आपको जाना है, दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाने वक्त है आपको डायरेक्शन नहीं मालूम है। अगर यहाँ से रांची से दिल्ली जाना है, तो रांची से दिल्ली जाना है, अगर डायरेक्शंस नहीं पता हो कि दिल्ली किस डायरेक्शंस में, तो आप कहाँ जाएंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब ट्रेन में बैठ कर कहाँ जाएंगे, डायरेक्शंस तो मालूम नहीं है। तो डायरेक्शंस के बिना हम लोग ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे, अब मालूम ही नहीं है। अब दिल्ली कहाँ है भाई, ऊपर है, आकाश में है, नीचे है कि नीचे, ठीक है, यहाँ से कोई बोल दिया कि ठीक है आपको बता दे रहे हैं कि दिल्ली यहाँ से 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है। ठीक है, हम मान लिए। अब 800 किलोमीटर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कि नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, ईस्ट जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कि अप जाएंगे, डाउन जाएंगे, कि 30 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, कि 30 डिग्री ऑफ साउथ जाए, कहाँ जाएंगे। तो इसलिए इसका डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। डायरेक्शंस होगा तब लोग हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कोई भी क्वांटिटीज को। अब वेक्टर्स का डायरेक्शंस है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर क्वांटिटीज को अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है, वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी जैसे वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग लेते हैं, अगला जो है पॉइंट हम लोग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स, अगला रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स, स्पेलिंग, ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स। तो अब ये वेक्टर्स का क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक एरो हम लोग लेकर नंबर पर पुट करते हैं। जैसे कि हम लोग एक क्वांटिटीज ले लिए, ये हो गया क्वांटिटीज, ओके, एक क्वांटिटीज। अब ये वाला पॉइंट को हम लोग वेक्टर में जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या पॉइंट है, ये है इनिशियल पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, टेल है। और ये जो अपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट हो जाएगा।
इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, फाइनल पॉइंट है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं कि ये क्या है, हेड है। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, या इसको टेल बोलते हैं या इसको हेड बोलते हैं। अगर कोई वेक्टर है जैसे O से A, अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग वेक्टर्स को कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके ऊपर एक एरो पुट कर देते हैं। पुटिंग एन एरो ऑफ एनी अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट, जो भी है ले सकते हैं। अब यहाँ से A हो गया, ये क्या है, इसको हम लोग क्या है, O से A, इस चीज़ को ध्यान देना है। O से A, वेक्टर कहाँ से जा रहा है, O से A। इसके पास डायरेक्शंस होता है, कभी भी गलती से ऐसा नहीं कि इसको लिख देना है कि सर इसको हम A से O लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शंस क्या हो गया, आप उल्टा ले लिए, O टू A ले लिए, जबकि A टू O ले लिए। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो डायरेक्शंस बहुत ही मायने रखता है कि आप O से A जा रहे हैं तो O से A ही डायरेक्शंस ले, A से O नहीं ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वेक्टर्स में कभी भी आप उल्टा लिख दिए, जैसे AB लिखा हुआ है तो AB को कभी भी लिखेंगे तो AB ही लिखेंगे। अब ये नहीं कि इसको BA लिख देंगे, तो BA लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शंस उल्टा हो जाएगा। इसको हम लोग अपोजिट वेक्टर जाकर आगे पढ़ेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर्स बोलते हैं, कि ये अपोजिट वेक्टर है। लेकिन अगर देखा जाए, अब एक वेक्टर्स को पुराना जो बुक था, बहुत सारा प्रिंटेड पुराना बुक में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड लेटर का, बोल्ड लेटर, बोल्ड क्या हो जाएगा, बोल्ड लेटर, जैसे कि हमको P वेक्टर है तो इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर, बोल्ड लेटर जो ऐसे भी हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे बोल्ड करके। या ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको थोड़ा सा बोल्ड करके, बहुत सारा पुराना बुक में आता था, बोल्ड कर दिया जाता था। तो इससे करके हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे। रिप्रेजेंट करने का वेक्टर्स का ये एक तरीका होता था। अब बात आता है कि वेक्टर्स कितना टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, कि वेक्टर्स कितना टाइप्स का आता है उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो वेक्टर्स होता है, टाइप्स ऑफ, अगर वेक्टर्स देखें, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स कितना टाइप्स का होता है। तो पहला अगर हम लोग देखते हैं तो पहला वेक्टर्स हम लोग ले लेते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। पहला हो जाएगा को इनिशियल वेक्टर। कोई इनिशियल वेक्टर्स क्या है, कोई इनिशियल वेक्टर्स क्या है, अगर हम लोग देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, को का मतलब होता है सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट्स, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उस वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल्स ये O से A हो गया, B हो गया, ये मेरे पास दो वेक्टर A और B, ये दोनों वेक्टर्स कैसा है, तो ये वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स है, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। जब स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा तो इस तरह का वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। और भी ले सकते हैं, अगर हमको और लेना है सर C ले लीजिए, C भी ले सकते हैं। ये सब कैसा वेक्टर्स हो जाएगा, को इनिशियल वेक्टर्स, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम। अगला वेक्टर आता है को लीनियर वेक्टर्स। अब को लीनियर वेक्टर्स क्या होता है, को लीनियर वेक्टर्स क्या होता है, टू और मोर वेक्टर्स लाइज ऑन सेम लाइन, सेम लाइन पर जो वेक्टर्स लाइज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ABC, यहाँ से यहाँ A वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, B वेक्टर हो गया, दोनों वेक्टर क्या है, सेम ही लाइन पर लाइज कर रहा है, A और B सेम लाइन पर लाइज कर रहा है, तो इस वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा वेक्टर्स है, को लीनियर वेक्टर्स है, क्योंकि सेम लाइन पर लाइज कर रहा है, तो इसको वेक्टर्स को हम लोग को लीनियर वेक्टर्स बोलते हैं। अगला जो होता है करेंट वेक्टर्स होता है। अब करेंट वेक्टर्स क्या है, अगर देखा जाए करेंट वेक्टर्स, करेंट वेक्टर्स क्या होता है, करेंट वेक्टर्स बोलते हैं टू और मोर वेक्टर्स इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट्स। अगर किसी पॉइंट पर आकर अगर ये इंटरसेक्ट करता है, मेरे पास दो वेक्टर्स था A और B, अगर ये आकर अगर सेम पॉइंट पर अगर आकर कहीं पर इंटरसेक्ट करता है, जैसे वो पॉइंट पर आकर ये इंटरसेक्ट किया या मिला, ज्वाइंट किया, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा मिलेगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा वेक्टर्स है, करेंट वेक्टर्स है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नोट हो जाता है कि नोट में हम लोग बोल सकते हैं
यहाँ पर एक नोट बोल सकते हैं, ऑल को इनिशियल वेक्टर्स आर concurrent vectors but all concurrent vectors may or may not be को-इनिशियल वेक्टर्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि जितना भी को-इनिशियल वेक्टर्स है इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, तो इसको हम वेक्टर्स को क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर्स कैसा है, ये कंकरेंट वेक्टर्स है। लेकिन जितना भी कंकरेंट वेक्टर्स हो ये जरूरी नहीं कि वो को-इनिशियल हो, क्योंकि ये देखते हैं यहाँ पर दोनों सेम पॉइंट पे आकर मिला, लेकिन सबका इसका स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है, ए है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है, सी है। ए है और इसका सी है, स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग है, तो इसीलिए ये वेक्टर्स कंकरेंट तो है लेकिन को-इनिशियल नहीं है। लेकिन इस वेक्टर्स को देखें, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये वेक्टर्स को-इनिशियल भी है और कंकरेंट वेक्टर्स भी है, को-इनिशियल के साथ साथ ये कंकरेंट वेक्टर्स भी है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वेक्टर हो जाता है जीरो वेक्टर्स, फोर्थ जीरो वेक्टर्स। अब जीरो वेक्टर क्या है, दैट वेक्टर्स विच मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको जीरो वेक्टर्स बोलते हैं। जीरो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो के ऊपर एरो दे देते हैं, जीरो के ऊपर एरो दे देंगे, जीरो वेक्टर्स हो गया। अगर जीरो वेक्टर्स में कोई वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो गिवन वेक्टर्स होता है, या किसी गिवन वेक्टर्स में से जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाता है, या इसका अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जीरो वेक्टर्स होता है, या इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो भी जीरो वेक्टर्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग जीरो वेक्टर्स बोलते हैं। ये क्या है, जीरो वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। और भी होता है, अगला अगर देखा जाए इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम। अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम हो एंड डायरेक्शंस दोनों सेम हो, अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों ही सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये दो वेक्टर्स लेते हैं ए बी, ये ए वेक्टर्स हो गए, और फिर ये सी डी, ये बी, ये दोनों वेक्टर्स कैसा है, तो दोनों वेक्टर्स ए बी इक्वल टू सी डी है। यानी कि अगर बात बोला जाए ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब दूरी, जो लाइन का दूरी है ये क्या है, सेम है, दोनों के लिए ही सेम है। मैग्नीट्यूड को हम लोग जनरली ऐसे बात बोला जाए तो मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सर ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड को डिनोट। तो यहाँ पर ये दोनों वेक्टर्स को ए और बी कैसा वेक्टर्स है, ए और बी कैसा वेक्टर्स है, तो ए और बी अगर वेक्टर्स का बात बोला जाए तो ये इक्वल वेक्टर्स है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शंस भी सेम है। हमेशा यहाँ पर भी एक बात याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड को हम लोग नेगेटिव नहीं दे सकते। जैसे कोई भी चीज़ का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसका डायरेक्शंस अलग अलग होगा, तो हाँ उसका क्वांटिटीज नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज जो है, जो इक्वल वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम होगा, और डायरेक्शंस भी सेम होगा, सेम ही डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। अब अगला वेक्टर्स आ जाता है, जिसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और इसमें हम लोग और भी है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट कि सिक्स्थ पॉइंट जो हो जाएगा अपोजिट वेक्टर्स, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा पहले भी चर्चा किए थे कि अपोजिट वेक्टर्स क्या है। अगर अपोजिट वेक्टर्स के बारे में नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं, अपोजिट वेक्टर्स को
जिसका डायरेक्शंस अपोजिट हो जाए। अगला ये 7 पॉइंट आई थिंक था, तो ये हो जाएगा अपोजिट वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या हो जाएगा? अपोजिट वेक्टर डायरेक्शंस को क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, डायरेक्शंस को उल्टा। एक वेक्टर्स को हम लोग इस तरह से ले लेंगे, दूसरा क्या ले लेंगे? इस डायरेक्शंस में ले लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग, ये वेक्टर्स हो गए, दोनों डायरेक्शंस को हम लोग उल्टा कर दिए, एंटी पैरेलल हो गया वेक्टर्स, ये ए बी और ये सी डी। अब क्या डायरेक्शंस बदल दिए, तो अपोजिट वेक्टर्स हो गए, डायरेक्शंस को बदल दिए, अपोजिट वेक्टर्स हो गया। नेक्स्ट अगर बात बोला जाए तो एक और वेक्टर्स आता है अनलाइक वेक्टर्स, या जनरली इसको अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है, अनलाइक वेक्टर्स या अनइक्वल भी लिख सकते हैं, अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होगा? अनलाइक वेक्टर्स को जनरली हम लोग अनइक्वल वेक्टर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या है? ये दो वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन अगर बात बोला जाए डायरेक्शन सबकी बार क्या कर देंगे? बदल देंगे। दोनों का लेकर डायरेक्शंस को हम लोग बदल देंगे। अब ये क्या हो जाएगा? ए से बी है और ये कहाँ है? सी से डी है। डायरेक्शंस को हम लोग क्या कर दिए? बदल दिए। मैग्नीट्यूड दोनों का देखा जाए, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी डी का, ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी डी का मैग्नीट्यूड, यानी कि डैट इज ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शंस इसका अपोजिट है। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू माइनस सी डी। ये अनइक्वल वेक्टर्स है, अनइक्वल वेक्टर्स है, या अनइक्वल वेक्टर्स हम लोग बोल सकते हैं, या इसी को अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं। जनरली हम लोग इसको अनलाइक वेक्टर्स लेते हैं। और भी वेक्टर्स का अगर टाइप्स देखा जाए तो और भी होता है, जैसे कि अगर हम लोग 9 देखें तो होता है को प्लेनर वेक्टर्स। बहुत सारा टाइप होता है को प्लेनर वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन। जब सेम प्लेन में अगर लाइज करता है, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हम लोग ले लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया। अगर ये दोनों वेक्टर्स को अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग अलग अलग प्लेन में ले लेते हैं, तो टू और मोर वेक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन में हम लोग ले लेते हैं इसको, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड क्या हो गया? प्लेन हो गया। तो एक प्लेन में अगर इसको हम सेम प्लेन में अगर कोई वेक्टर्स को हम ले लेते हैं, टू वेक्टर्स अगर इस सेम प्लेन में है तो इसको हम क्या बोलते हैं? को प्लेनर वेक्टर्स। सेम प्लेन में, सेमी प्लेन में अगर 4 वेक्टर्स लाइज को, जैसे प्लेन को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? 2D, 2 डायमेंशनल। एक प्लेन में बहुत सारा वेक्टर्स लाइज करे, उस वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कि ये वेक्टर्स है को प्लेनर। हाँ, प्लेन से अपोजिट नहीं। जैसे कि बोर्ड में एक वेक्टर स्लाइज किया था, अब ऐसा नहीं कि एक बोर्ड से आउटसाइड होगा, ये को प्लेनर नहीं है। एक हो गया क्या? ये इस बोर्ड के प्लेन में लाइज कर रहा है, दूसरा प्लेन का आउटसाइड। तो प्लेन सेम होना चाहिए, तो को प्लेनर वेक्टर सेम ही प्लेन में लाइज करना चाहिए, सेम प्लेन में। अगला जो वेक्टर्स हो जाता है, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। 10th यूनिट वेक्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर्स क्या होता है? यूनिट वेक्टर को बोला जाए दोज वेक्टर्स विच मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उस वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। या दैट वेक्टर्स विच मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। या इसको वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को जनरली कैप द्वारा, एक कैप लेकर इसको कैप लगा दिया जाता है, इसको कैप बोलते हैं। कैप लेकर लगा दो कोई भी नंबर पर, जैसे ये भी एक यूनिट वेक्टर है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, कैप लेकर लगा देना है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर एक्चुअल में क्या काम करता है? तो एक तरह से ये डायरेक्शंस बताना है कि डायरेक्शंस किस डायरेक्शंस में है, तो यूनिट वेक्टर से हम लेते हैं। यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शंस को बताना, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का आपको कभी मैग्नीट्यूड बोले तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। कभी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, कभी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है कि अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे अगर बात बोला जाए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जनरली हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल आई के ऊपर कैप ले लेंगे, फिर जे हो जाएगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग कैप ले लेंगे, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो जाता है यूनिट वेक्टर के कैप। तो मतलब ये यूनिट वेक्टर होता है। जैसे कि हम कहीं पर लिखे 2, अब हम 2 लिख दिए, ठीक है, 2 मीटर। अब इसका मतलब क्या है, कुछ मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अभी 2 मीटर किधर जाना है, ओरिजिन से 2 मीटर किधर जाना है। अगर यही हम लगा देते हैं 2 मीटर और साथ ही साथ यहाँ पर आई लगा देते हैं, या ऐसे हम जनरली ऐसे लिख देते हैं कि 2i। अब 2i लिख दिए, तो अब 2i लिखने के बाद ये क्या हो गया, हमको मालूम चल गया कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाना है, या इसी को 2j लिख दिया गया तो हमको मालूम चल गया कि ये जाना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। बिना अगर हम 2 मीटर केवल लिख दे तो 2 मीटर से क्या मतलब है, 2 मीटर किधर जाना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कहाँ जाना है कि। तो जेड एक्सिस जनरली आप लोग ध्यान रखिए कि जेड एक्सिस क्या होता है, ऐसे हम लोग लिखते हैं, लेकिन होता है प्लेन का परपेंडिकुलर, इस तरह से हम लोग जेड एक्सिस को लेते हैं, जेड एक्सिस। नेक्स्ट जो आता है 18 हो गया। अगला जो हो गया टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में अगर हम लोग देखते हैं, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आगे हम लोग देखें तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में अगला जो आता है हम लोग लेते हैं पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या है, जैसे कि किसी भी कोऑर्डिनेट का पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी कोऑर्डिनेट का पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर को यूज किया जाता है, जैसे कि एक कोऑर्डिनेट है कोई, मे बी ये पी है, एक पॉइंट हो गया, ये एक्स वाई जेड। अब ये कोऑर्डिनेट अगर कोई है, अब ये कोऑर्डिनेट है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर को यूज किया जाता है ओरिजिन से, इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसका कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर लेते हैं पोजीशन वेक्टर्स। अच्छा कुछ भी हो सकता है, मेरे पास अगर एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन ले लें कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट दे दिया -2 3, 4, तो इसका पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएगा। हाँ, पोजीशन वेक्टर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये OP = R। जैसे हमको इसका पोजीशन वेक्टर्स लिखना है, हमेशा ओरिजिन से लेते हैं, जैसे इसका पोजीशन वेक्टर्स लेना है तो क्या कर लेते हैं, OA लिख सकते हैं, या अपने सुविधा के लिए आप R भी लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, -2i, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या ले लेंगे, i, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या ले लेंगे, j, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या ले लेंगे, 4k। तो अलग अलग हम लोग ये ले सकते हैं, 2i, 3j और 4k। तो ये पोजीशन वेक्टर्स हो गया। अब पोजीशन वेक्टर्स में यहीं पर एक और टर्म आ जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग जब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड को, तो हम लोग एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और क्या लेते हैं, जेड का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, वैल्यूज है, इसको हम लोग क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना था सर, इसका निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, √-2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4, 9, 16, यानी कि इस वैल्यू को हम ले सकते हैं 13 + 16, यानी कि √29। तो √29 ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर इसी में बोल देता कि इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर बता दीजिए, तो यूनिट वेक्टर बताना होता तो हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर बताना होता तो वेक्टर फार्मूला क्या होता है, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे कि हम लोग यहाँ पर वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर कितना हो गया, -2i प्लस 3j प्लस 4k बाई √29, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, -2 √29i प्लस 3 बाई √29j प्लस 4 बाई √29k। ये क्या हो गया, तो इसको हम लोग लेते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो हम लोग कोई वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर्स ले लेते हैं। यहीं पर एक टर्म छोटा सा और भी आ जाता है कि जैसे कि
अगर हम लोग देखें तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है कि जैसे ये वेक्टर हम ले लिए, ये वेक्टर्स ले लिए, तो ये वेक्टर्स अलग अलग एक्सिस के लॉन्ग, जैसे कि ये वेक्टर्स हम जो लिए थे, फिर से हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर, ये वेक्टर्स जो हम लिए थे कोऑर्डिनेट x y z, तो ये जो वेक्टर्स हम लोग लिए ये अलग अलग एक्सिस के लॉन्ग, जैसे z एक्सिस हो गया, x हो गया, y हो गया, तो अलग अलग एक्सिस के लॉन्ग जो एंगल बनाता है, जैसे x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया अल्फा, y एक्सिस के लॉन्ग बनाया बीटा और z एक्सिस के लॉन्ग बनाया गामा। हम बार बार बोल रहे हैं कि z कैसे है, z ऐसे प्लेन के लॉन्ग नहीं होगा, प्लेन का क्या होगा परपेंडिकुलर, तो z के लॉन्ग जब भी लिया जा रहा है तो ऐसे लिया जा रहा है, इस तरह से एंगल हम ले रहे हैं। अब इस तरह से एंगल में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कभी कभी एक वर्ड आ जाता है जिसको हम लोग लेकर यूज करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, जैसे कॉस में वैल्यू, अगर इसके कॉस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाए, कॉस का इसका वैल्यू लिया जाए, तो इसको हम लोग लेते हैं एल या कॉस अल्फा इक्वल टू, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दूरी कितना हो जाएगा, अगर हम लोग ये दूरी ले तो ये वैल्यू कॉस वैल्यू ये x हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड सर हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x बाई आर का मैग्नीट्यूड या x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसी तरह अगर देखा जाए m का वैल्यू तो कॉस बीटा इक्वल टू वाई बाई आर का मैग्नीट्यूड या y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। कॉस में वैल्यू लेते हैं इसीलिए इसको नाम बोलते हैं कोसाइन, कॉस में जो वैल्यू ले रहे हैं। उसी तरह अगर n लेते हैं एल एम एन होता है, तो अभी इसी तरह क्या होता है कॉस गामा। अब इसके लिए हम क्या लेते हैं, पहला के लिए हम लोग x लिए, दूसरा के लिए y लिए, तो तीसरा के लिए क्या हो जाएगा z हो जाएगा, z अपॉन आर बाई जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। और यहीं पर अगर देखा जाए तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, या इसी को हम दूसरा टर्म में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। जब सबको स्क्वायर करेंगे तो नीचे से रूट हट जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे होगा सर, यहाँ पर लेकर जैसे कि एक्स स्क्वायर बाई यहाँ से रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब तीनों का आप ऐड करेंगे तो एलसीएम जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम लोग 1 ले सकते हैं। नेक्स्ट जो वेक्टर्स, एक और लास्ट वेक्टर्स जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स भी एक इंपॉर्टेंट वेक्टर्स होता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई वेक्टर्स को हम लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग जो वेक्टर्स लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। या कोई पार्टिकल्स दिया एक पोजीशन से जब दूसरे पोजीशन पर गया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो अगला जो वेक्टर्स आता है आई थिंक ये हो जाएगा 11 नंबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, जैसे कि अगर बात बोला जाए एक बॉडी है ए से बी गया, तो जब ए से बी गया तो इसमें ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसका अगर इसका देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट में भी अलग हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा z1। इसका क्या हो जाएगा x2 y2 और ये क्या हो जाएगा z2। तो अब यहाँ पर अगर बात बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो इसका पहले पोजीशन वेक्टर क्या होगा r1, इसका r2। तो हम लोग पहले ले लेंगे पोजीशन वेक्टर। सर इसका पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएगा OA इक्वल टू R1 इक्वल टू, इसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या ले सकते हैं x1i प्लस y1j प्लस
Z1 के। इसका पोजीशन वेक्टर को क्या ले सकते हैं, OB इक्वल टू R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो X2I प्लस Y2J प्लस Z2K, ये क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी में कितना हुआ, तो बॉडी यहाँ से A से B पर गया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो A से B पर गया तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लेते हैं AB इक्वल टू अब बॉडी कैसे गया, तो यहाँ से ये गया O से A गया, A से B गया। तो वेक्टर्स में अगर हम लोग जब भी लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो फाइनली पोजिशंस ये क्या हो गया, फाइनल पोजिशंस, जो कि हम बताए थे अभी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशंस। ये क्या है, फाइनल पोजीशंस। और ये कौन सा पोजीशन था, तो ये था इनिशियल पोजीशंस। तो हम लोग क्या कर देंगे, अगर हमको ए बी निकालना है तो फाइनल पोजीशंस यानी कि ओ बी माइनस ओ ए इक्वल टू, तो ओ बी माइनस ओ ए यानी कि इसी को हम बोल सकते हैं R2 माइनस R1। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो X2I प्लस Y2J प्लस Z2K माइनस X1I प्लस Y1J प्लस Z1K। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, X2 माइनस X1I प्लस Y2 माइनस Y1J प्लस Z2 माइनस Z1K। ये क्या हो गया, तो इसको हम लोग ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कभी भी निकालना हो तो हम लोग देख लेंगे, जैसे किसी का भी अगर यहाँ ए बी दिया है, अगर सी डी दिया होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, ओ डी माइनस ओ सी। अगर मेरे पास पी क्यू दिया होता तो क्या होता, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, यानी कि हर केस में हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ले सकते हैं। अगर और भी देखा जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का ये कहानी जो है इसमें नॉर्मली, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और भी होता है, लेकिन हम लोग को फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, ये सब पढ़ना था जो कि इम्पोर्टेंस था। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, कि दो मेरे पास वेक्टर्स दे दिया, दोनों का बीच का एंगल को निकालना है। तो दोनों का बीच का एंगल्स को निकालने के लिए तो पहले तो हम बात दिमाग में रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सबसे हम लोग कभी भी दो वेक्टर्स का बीच का एंगल लेते हैं तो सबसे लीस्ट एंगल लेते हैं, सबसे छोटा वाला एंगल लेते हैं, स्मॉल एंगल लेते हैं, ना कि बड़ा वाला एंगल। दोनों के बीच में जो सबसे स्मॉल बना उस एंगल को लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो दिया है, तो ये एंगल को हम लोग नहीं लेंगे। मेरे पास ये थीटा दिया तो इस थीटा को लेंगे, ना कि ये थीटा लेंगे, गलत हो जाएगा। हमेशा लीस्ट एंगल छोटा वाला को लेंगे दो वेक्टर्स का। एंगल कैसे हम लेते हैं, तो दो वेक्टर्स का, जैसे मेरे पास दो वेक्टर्स है तो दोनों वेक्टर्स का टेल से टेल पहले उसको ज्वाइन करना है, टेल टू टेल या हेड टू हेड भी हम ले सकते हैं, हेड टू हेड या टेल टू टेल, टेल टू टेल या हेड टू हेड। दो वेक्टर्स को जब हम लेंगे तो दोनों के बीच में जो मिनिमम एंगल होगा उसको हम लोग एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मेरे पास दो वेक्टर्स है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, मिनिमम एंगल ले लेंगे। उसी तरह जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इसके लिए हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होता है, या तो 0 डिग्री या 0 से बड़ा, या तो 180 या तो 180 से छोटा। ये क्या होता है, जैसे हम लोग को कभी भी एंगल लेना है, मेरे पास दो वेक्टर्स दे दिए, एक ऐसे दे दिया और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर्स ये दे दिया और एक वेक्टर्स ये दे दिया, दोनों का बीच का कितना डिग्री एंगल दे दिया, 120 डिग्री एंगल दे दिया। तो अब यहाँ पर हम लोग 120 नहीं लेंगे, 120 लेंगे तो गलती हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि एक के वेक्टर्स का क्या है, टेल है और दूसरे का क्या है, हेड है। एंगल कभी भी निकालेंगे तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि टेल टू टेल मिलाना है। कभी भी आपको याद रखना पड़ेगा कि टेल टू टेल मिलाना है। अगर टेल टू टेल अगर मिला रहे हैं तब जाकर एंगल निकलेगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं निकलने वाला। तो अब ये क्या है, क्या हेड हो गया, दूसरे का टेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। अब आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा।
अब ये टेल आ गया, ये वाला वेक्टर्स ए था, ये बी था, तो अब दोनों का टेल मिल गया, इसका भी टेल, इसका भी टेल। तो जब दोनों का टेल मिल गया तो ये एंगल कितना था 120, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180, तो ये एंगल को हम लोग क्या ले लेंगे 60 डिग्री। तो ये एंगल मेरा, अगर ए और बी का बीच का एंगल बोले तो ये होगा। कभी भी दोनों का हम लोग टेल को लेकर ज्वाइन करेंगे, टेल टू टेल जो वेक्टर्स है हमेशा हमेशा याद रखेंगे टेल टू टेल। कभी भी ऐसा वेक्टर्स मेरे पास आए तो एक का हेड अगर मिला हो और दूसरे का ऐसा हो कि टेल हो, को निकाल सकते हैं। अगर कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को निकालना है तो या तो टेल टू टेल मैच करना है या तो हेड टू हेड ले सकते हैं। दोनों का बीच का हेड टू हेड या टेल टू टेल लेंगे तब जाके एंगल निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लास्ट एडिशंस ऑफ वेक्टर्स। अगर एडिशंस ऑफ हम लोग वेक्टर्स को हम लेके तो एडिशंस ऑफ वेक्टर्स जैसे कि हम लोग एडिशंस ऑफ वेक्टर्स हम लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें स्टडी करेंगे कि एडिशंस ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। एडिशन, ट्रायंगल्स, लॉ ऑफ एडिशंस, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशंस, और साथ ही साथ हम लोग सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर्स, और इसका सीरीज चलते रहेगा जिस पर बहुत सारा हम लोग आज टोटल जो है इंट्रोडक्शंस को हम लोग कवर किए, जितना भी इंट्रोडक्शंस था इसमें हम लोग कवर किए। नेक्स्ट क्लास में इस पर आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।